हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने कोचिंग में स्टार्ट करा दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें थोड़ा बहुत तुम्हें बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। फिर लॉकडाउन ही हो गया तो इस चैप्टर को आगे तो बढ़ाना ही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ जहाँ से तुम्हें समझ में आता रहे। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइटिंग के बारे में तो आप जानते हो, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले बात होती है कि लाइट क्या होती है। लाइट कहते हैं, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाती है, विच पजेस एनर्जी एंड सेंसेशन ऑफ विजन। पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है, एनर्जी को पजेस करती है और सेंसेशन ऑफ विजन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम ऑब्वियसली हम देखते रहते हैं लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में तो जनरली लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, लाइट क्या है? एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी, अब जैसे लाइट मान लो सन है, सन में लाइट बनी। ठीक है, अब वो लाइट को सन से अर्थ में ट्रैवल करना है, तो सन से अर्थ तक लाइट ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। तो लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, तो दिक्कत ये कि लाइट को एक जगह से, जैसे साउंड में तो क्या होता था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते थे, जो भी मीडियम में पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फर्दर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। यहाँ तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। चलो अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो एटलीस्ट कुछ एरिया तक क्या है, पार्टिकल्स हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बट सन से अर्थ के बीच में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, है ना? तो लाइट को कोई पर्टिकुलर एटम या पार्टिकल्स आगे को प्रोपोगेट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लाइट को प्रोपोगेट करते हैं फोटॉन्स। क्या? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, सन, ये क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के बंडल हैं जो सन से निकलते रहते हैं। इसमें कई सारी फोटोन हैं जो, इनमें क्या होती है, एनर्जी होती है, कह सकते हैं लाइट एनर्जी है, जो इस एनर्जी को एक सन से लेकर अर्थ तक पहुंचाते हैं। जनरली फोटोन के बारे में इतना जानना जरूरी है नहीं, बस बेसिक में क्लियर कर रहा था। ठीक है, तो लाइट को कौन ट्रेवल कराता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, फोटॉन्स कराते हैं। और साउंड को वहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर कराता था, पार्टिकल कराते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ते रहते हैं लाइट के बारे में, क्या क्या हमें जान देना चाहिए। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। अभी हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड होती थी और ट्रांसवर्स वेव लाइट है। साउंड में क्या होता था, कभी भी जो एटम है वो, जैसे यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है, तो यहाँ से जब साउंड जनरेट होगी तो वो साउंड को यहाँ पे मान लो ये पार्टिकल, यहाँ पे एनर्जी इसने गेन करी, साउंड एनर्जी ली, तो खुद चल के यहाँ तक किसी के कान तक नहीं जाएगा, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करता रहेगा कंप्रेशन और रेरफैक्शन से। बट लाइट में अलग है सिनेरियो। क्या होता है, यहाँ पे सन है और अर्थ है,
तो सन से अर्थ तक पूरा प्रॉपर पार्टिकल क्या करेगा, या बंडल ऑफ पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे वहाँ से वहाँ तक ट्रैवल होके आएंगे। तो मतलब कि ट्रांसवर्स वेव में मास ट्रैवल करता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में मास ट्रैवल नहीं करता, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो हम पढ़ चुके, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। तो लाइट जो है इसका मतलब एयर में ट्रैवल कर सकती है, ग्लास में, ठीक है, और क्या होता है, और तीसरा आता है वैक्यूम। जनरली साउंड नहीं करती, लेकिन लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि वैक्यूम में साउंड में क्या होता था, मॉलिक्यूल हैं जो मॉलिक्यूल आगे फॉरवर्ड करते, तो वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल नहीं है या क्या एटम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है जो आगे को ट्रैवल कराएंगे। बट लाइट को तो कोई पार्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। और लाइट की कोई खास बात करें तो क्या होता है इसमें, और कुछ बताएं तो हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड हम पढ़ चुके थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर जनरल वे में मैं बोलूँ, जो मैं याद रहता है हमें, हम किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। इसका मतलब बहुत ही तेज़ है लाइट, और सबसे तेज़ दुनिया में लाइट ही मानी जाती है, उससे तेज़ दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि लाइट को फोटोन्स ट्रैवल कराते हैं, और फोटोन्स का जो मास होता है हम उसको 0 मानते हैं, फोटोन का मास एज्यूम करा जाता है 0। तो जो फोटोन्स हैं वो मासलेस हैं, ओके। और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। बट जैसे जैसे हम और डेंसर मीडियम में जाते हैं, लाइट की स्पीड घटती रहती है। सबसे तेज वैक्यूम में, फिर क्या होगा, वैक्यूम के बाद एयर में, एयर के बाद क्या होगा, वाटर में, और फिर ग्लास में। जनरली अभी हमने यही पढ़ना है, इसको डिटेल में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखेंगे, जितना ज़्यादा डेंस होगा, डेंसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की, उतना कम स्पीड होती जाएगी लाइट की, ठीक है। मतलब लाइट में वेरिएशन आता है अगर हम मीडियम में जाते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद आता है, हाँ, लाइट की स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी को बोला जाता है ऑप्टिक्स, ओके। लाइट की स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिक्स बोला जाता है। ये क्लियर रहेगा। अब क्या हुआ, जब लाइट, देखो लाइट को ला कौन रहा है, फोटोन्स ला रहे हैं, और फोटोन्स का साइज तो इतना छोटा है कि उसका मास ही 0 है, तो कितना छोटा साइज होगा। तो जिस जमाने में लाइट के बारे में जब स्टडीज़ की जा रही होंगी, तो हमने उस लाइट के बारे में पता ही नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स के बारे में पता नहीं होगा, तो हमें लाइट का नेचर क्या है, कि कैसे वो आगे को ट्रैवल करती है, हमें कुछ नहीं पता। तो उस टाइम पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस्ड और थ्योरीज ही आई थी जो इसको एक्सप्लेन करती थी लाइट को, ओके। तो स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स 2 हिस्सों में डिवाइड करी गई, रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। हमने जो पढ़ना है रे ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे हम, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में जितना भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। यहाँ लाइट ऑलवेज पूरे 10th में देखना, इस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में लाइट सीधी ट्रैवल कर रही होगी, ये बताती है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स बताती है कि लाइट जो होती है वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इसीलिए लाइट को बोला जाता है, लाइट का जो नेचर है, नेचर बोला जाता है डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर। तो आगे हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो अलग अलग हिस्सों में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स अलग पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स अलग पढ़ेंगे। असल में दोनों ही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या थियरीज हैं, उसमें काफ़ी चीज़ हमें सीखने को मिली, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिससे रे ऑप्टिक्स भी कहीं काफ़ी हद तक कहीं से एक जगह पे सही मानी जाती है, वेव ऑप्टिक्स भी कई जगह पे सही मानी जाती है, लेकिन परफेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, परफेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, कि दोनों के ड्रॉबैक्स हैं, एजम्पशंस हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, याद रखना है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में रे ऑप्टिक्स पढ़नी है, ओके। जब हम आगे बढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में बढ़ेंगे आगे,
तो मैंने तुम्हें बताया कि ऑप्टिक्स क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, लाइट का जो नेचर होता है ड्यूअल होता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसमें बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट हैं, देखो जब भी हम पढ़ेंगे लाइट, हम जब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो लाइट हम मानेंगे कि स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ओके। लाइट जो होती है स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अब देखो क्या होता है, लाइट में जब ट्रैवल करेगी तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, जैसे रे और बीम में क्या डिफरेंस है। रे जो होती है सिंगल रे, लाइट जा रही है सिंगल रे जा रही है, उसे रे कहते हैं। जब कई सारे रेज एक साथ जाती हैं उसे बीम कहते हैं। जैसे लेजर लाइट, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस एक ही पॉइंट में से गुजर रही होती है, तो उसे बीम ऑफ लाइट कहा जाता है लेजर लाइट को, ठीक है। और उसकी एक सिंगल लाइट को रे को लेंगे तो रे कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जिंग, ऐसी रेज जो कन्वर्ज हो रही है, मतलब सारी रेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हो, ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। और एक ही पॉइंट से बाहर को जब फैल रही होंगी तो इन्हें कहा जाएगा डाइवर्जिंग। क्या? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में, एक हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, किसी सरफेस से टकरा के लाइट वापस लौट जाती है, अभी सिंपल जान लेंगे। और अगर रिफ्रैक्शन में कोई सरफेस से लाइट टकरा के दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ओके, ठीक है। अब प्रॉपर अपने चैप्टर में ही आ जाते हैं सीधे। अब हम अपने चैप्टर में आ जाएंगे और चैप्टर का नाम है ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। पहला चैप्टर हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। नोट्स में तुम्हें पीडीएफ कर दूंगा तो लिखने की मत सोचना, और ये मत कहना कि राइटिंग गंदी हो रही है, कैसे समझें, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये सब 10th हम 9th 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन बेसिक से ही ये चैप्टर शुरू करना पड़ेगा, तो सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये याद रखते हैं, इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बाउंस बैक होना लाइट का, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, किसी सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद लाइट का उसी मीडियम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे हम ले लेंगे एक मिरर ले लेते हैं, अब मिरर क्या होता है तो बात की बात है, ये कोई सरफेस है, चलो सरफेस मान लेते हैं, कोई सरफेस है, एक लाइट आई और इसमें टकराई, मान लो यहाँ पे टॉर्च हमने जलाई थी, ठीक है, टॉर्च ऑन करी तो इसकी लाइट आई, रे आई और टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ठीक है। तो ये अंदर जाने के बजाय ये वापस इसी मीडियम में किसी ना किसी एंगल में लौट गए, कोई ना कोई एंगल में लौट गया, पता नहीं किस एंगल में लौटी, छोड़ो, लेकिन ये वहाँ टकराने के बाद उसी मीडियम पर लौट गई, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। अब रिफ्लेक्शन से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऑब्जेक्ट्स जान लेता हूँ। देखो लाइट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में टकराएगी, लाइट किसी न किसी ऑब्जेक्ट में टकराएगी, अभी यहाँ पे इसमें टकराई तो ये मिरर है। मिरर क्या होता है, यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिरर क्या होता है, अगर किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास को के पीछे हम किसी चीज़ की को, देखो जब तक ग्लास है तो वो लाइट आर पार हो जाएगी, जब कांच के शीशे होंगे तो उसमें से लाइट आर पार हो जाएगी, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस कांच के शीशे में, ग्लास में एक कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की। सिल्वर की ही क्यों, सिल्वर की ही इसलिए क्योंकि सिल्वर ही जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है रे को। मान लो तीन चीज़ें लेते हैं हम,
ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे सिल्वर ले लेते हैं, यहाँ पे Ag ले लिया, यहाँ पे एल्युमिनियम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ क्या ले लें, चलो कोई पेंट ले लिया, ठीक है। अब देखो ये तीनों ही क्या हो गया, अब लाइट आर पार तो जा नहीं सकती, बट किस में, मान लो 100 रेज भेजी तो यहाँ पे तीनों में 100 रेज हमने भेजी, 1000 हो गया, 100 रेज भेजी, तो क्या होगा कि कितनी रेज वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो सिल्वर में ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमम रेस रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। मान लो मैक्सिमम मतलब कि ऐसा नहीं कि 100 हो जाएंगी, मैक्सिमम इसलिए करो सबसे ज़्यादा, तो मान लिया 95 हो गई, तो यहाँ पे मान लो 80 हो गई, यहाँ 70 हो गई। तो जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी रेज और हमारी आंखों में पड़ेंगी, हम ऑब्जेक्ट को उतना क्लियर देख पाएंगे। तो हम जो रोडों से जो शीशे खरीदते हैं या हम नॉर्मली हम घरों में लगाते हैं, वो जनरली सिल्वर के नहीं हो सकते, सिल्वर बहुत महंगा है तो इतने सस्ते शीशे हमें नहीं मिल सकते, तो वहाँ पे जनरली ये सिल्वर का सब्स्टिट्यूट एल्युमिनियम का यूज़ करा जाता है, ठीक है। सिल्वर का सब्स्टिट्यूट एल्युमिनियम का यूज़ करा जाता है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है, उसमें वो भी हमारी शक्ल दिखाता है, बट क्या होता है वो उतना अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं होता, ठीक है। और हमें सस्ता भी चाहिए तो महंगा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो ठीक है हमने से एल्युमिनियम का ले लिया, क्लियर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बनती है, यहाँ पे जो है ये प्लेन है तो ये मिरर कहलाता है, मिरर, प्लेन मिरर कहलाता है, ठीक है। अब कितने टाइप की ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं बढ़िया। ऑब्जेक्ट को दो तरीके से क्लासिफाई कराया गया है, क्लासिफिकेशन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन सेकेंड। यहाँ पे ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट तो दो ही प्रकार के होते हैं भाई, ल्यूमिनस, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस होंगे या नॉन ल्यूमिनस होंगे। अब ल्यूमिनस कौन होंगे, जिनकी खुद की लाइट होगी अपने पास, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं। विच डजंट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। जैसे यहाँ पे विच प्रोड्यूस ओन लाइट क्या हो सकते हैं, सन, सबसे मेन तो हमारा सन ही है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, स्टार्स, ठीक है, ये हमारे ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस में आएगा क्या, मून, प्लैनेट्स, ये क्या है, इनके पास खुद की लाइट नहीं है। मून अगर शाइन कर भी रहा है तो वो क्यों कर रहा है, मून शाइन कर रहा है जब सन की रोशनी मून पर पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक पहुंच के हमें दिख रही है, वो मून की लाइट नहीं है जनरली, वो सन की ही लाइट है, इसकी खुद की लाइट नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, नॉन ल्यूमिनस कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। बाकी एक क्लासिफिकेशन और कहता है कि नहीं भाई, जो ऑब्जेक्ट होते हैं 3 टाइप के होते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एक होता है, ट्रांसल्यूसेंट, और एक और होता है क्या, एक और होता है ओपेक, क्या होता है, ओपेक। अब ये 3 क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट तो सबको पता है, जिससे लाइट, ऐसी सरफेस जिससे लाइट पूरी आर पार चली जाए, ठीक है। मैंने 4 रेज भेजी और मान लो 4 के 4 ही चली गई, तो ट्रांसपेरेंट है, इसमें हमें प्रॉपर विजिबिलिटी दिखेगी। जैसे ग्लास, घर की खिड़कियों में जो ग्लास लगे होते हैं, ठीक है, ये हो गया वाटर, पानी से भी आर पार क्लियर दिख जाता है, ठीक है, वाटर दिखा नहीं लग रहा तुम्हें, अब दिख रहा है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा, जिसमें से पार्शली लाइट क्या करे, ट्रेवल करे। यहाँ पे क्या होगा, मतलब हमने 4 भेजी बट वो पहुँची कितनी, 3 ही। अब जितनी कम रेज हमारे पास पहुँचेगी उतना क्लियर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला भैया, तो यहाँ पे करेंगे कि ट्रांसल्यूसेंट। अब इसमें एग्जांपल करो तो बटर पेपर को अगर बल्ब के सामने रखना तो उससे लाइट आर पार आती हुई दिखेगी,
लेकिन उसमें 100% लाइट आर पार नहीं आ पाती, तो हमें क्लियरली कुछ भी नहीं दिखता है, तो वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। ओपेक तो बहुत सिंपल है, तो ये बचा क्या, जिससे लाइट पार ही ना हो। मैंने 4 रेज भेजी और 4 में से एक भी पार नहीं हुई, तो ये कहलाएगा ओपेक। इसमें एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, वुडन डोर है, दरवाजे के आर पार नहीं देख सकते तो ना ही लाइट पार जा सकती है, तो ये क्या है, ओपेक है। और क्या कह सकते हैं, स्टील के आर पार भी नहीं देख सकते, तो वो भी क्या है, ओपेक है। ठीक है, ये दो टाइप से ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करेगा। मिरर भी इसका मतलब हम कह सकते हैं ओपेक है, क्यों, क्योंकि मिरर के पार कोई भी लाइट नहीं जाती है। क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद कहते हैं, अब रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया। कुछ हमने क्लास 9th 8th में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबको याद होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ क्या थे, सबको पता है। ठीक है, चलो हमें पता है, हम मानते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले, ठीक है, कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि क्या क्या वर्ड्स इसमें यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मैं डायग्राम भी साइड में बनाते हुए चलता हूँ, जिससे समझ में भी आता रहे। सबसे पहले हम एक मिरर ले लेंगे। मिरर तो मैंने बता दिया, तो इसमें कोई दिक्कत। अच्छा बता, तो मैं मिरर के पीछे कोटिंग करी जाती है सिल्वर की, सबको पता है, बट इसके बाद भी पेंट की भी एक कोटिंग करी जाती है, एक पेंट लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वो किस कलर का होता है मुझे ये भी बताइएगा। ठीक है, वो हम जानेंगे कमेंट बॉक्स में। अब स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो मिरर में स्ट्राइक होने वाली है, जो रे आ रही है और इस मिरर में टकराने वाली है। ठीक है, तो कहेंगे अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर, ऐसी रे जो लाइट मिरर में स्ट्राइक करने वाली है। लिख ही देता हूँ, स्ट्राइक्स द मिरर, ऐसी रे जो मिरर में स्ट्राइक होने वाली है। चलो मैं करा देता हूँ एक रे को, ये टकराई, थोड़ा सा कर्व हो गया लेकिन सीधी होती है। मिरर में टकराई, किसी पॉइंट पे टकराई, मैं उसको पी एन कह देता हूँ। चलो, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है ये, इंसिडेंट रे है। क्लियर है, सबको क्लियर है। ठीक है, इंसिडेंट रे समझ में आ गया। दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, सिंपल से जो टकरा रही है उसके बाद जाने वाली रे, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। से पहले मैं बता दूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जहां पे पॉइंट पे टकराई है वो, तो एन क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एन होगा। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर कह देंगे। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर इज कॉल्ड क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, लिखता नहीं हूँ, बस समझा देता हूँ। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी द रे विच बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर। अब ऐसी रे जो मिरर से बाउंस बैक, अब जहाँ पे टकराई है वहीं पे से तो बाउंस बैक होगी। तो जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब बाउंस बैक होती है, रे वापस जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाली रे को रिफ्लेक्ट होने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, ठीक है, 3 चीज़ हमें क्लियर हो गई। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसी इमेजनरी लाइन, इसका क्या रोल है वो तो बात की बात है, ऐसी इमेजनरी लाइन जो मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल मैथ्स में हम परपेंडिकुलर को कहते हैं, यहाँ पे होगा मिरर सरफेस और के जो परपेंडिकुलर ऐसी लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल। एन तो पहले मान लेते हैं, एन एंड एस क्या है, नॉर्मल है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, वो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आई इंसिडेंट एंगल कहलाता है। और उसके बाद अब छठा आता है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में क्या लाएगा,
रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर से इसको जनरली डिनोट करते हैं। तो इंसिडेंट एंगल क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, और रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल। एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं। इंसिडेंट रे जो मिरर में स्ट्राइक होने वाली है, रिफ्लेक्टेड रे जो स्ट्राइक होने के बाद जो गई वो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे। उसके बाद नॉर्मल क्या होता है, मिरर की सरफेस से परपेंडिकुलर जो बन रहा है, ठीक है, इमेजनरी लाइन। नॉर्मल की जरूरत ही क्या पड़ी हमें, क्योंकि इंसिडेंट एंगल तभी तो दिखा पाएंगे जब हमारे पास नॉर्मल होगा, वरना किसके साथ दिखाएंगे, है ना। कोई गलती करता है कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल बोल देता है, वो गलत है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया तो हमें लॉस क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या है, दो लॉ हैं, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में, डन है। लॉ 1, लॉ 2। लॉ 1 क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो मैं कहता हूँ एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये, हर जगह काम आएगा ऑप्टिक्स में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ हमारा कहता था देखो अब दूसरे लॉ में क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेंगी। तो लेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या हैं, आर लाइज ऑन अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। यहाँ पे पॉइंट एन माना गया है, लाइज ऑन अ सेम पॉइंट कॉल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। तो इतना क्लियर है, पहला लॉ और दूसरा लॉ सिंपल से लॉ है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, पहला लॉ। दूसरा लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, जिससे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर। इसका मतलब कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल रहना है। तो अगर मैं कोई सरफेस बनाऊँ, देखो क्या होगा, कोई रे आई, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल जॉइंट ड्रॉ करें, मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने से करेगी, 30 डिग्री से करेगी। इसके क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में, ठीक है। ये 30 से आई तो 30 से ही रिफ्लेक्ट कर गई। अच्छा, इसी मिरर में दूसरी रे लाता हूँ यहाँ से, और मान लो ये 20 डिग्री से करती है, तो रिफ्लेक्ट भी किससे करेगी, 20 डिग्री से करेगी। तो यही तो है एंगल आई एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। चलो मैं कुछ ऐसी सरफेस ले लूँ, ठीक है, कुछ ऐसी सरफेस ले लूँ, दिख रहा है, ठीक है। देखो ये है प्लेन सरफेस, तो ये तो क्या है, इसको स्मूथ सरफेस भी कहते हैं, स्मूथ सरफेस कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी रे आएंगी उसी एंगल में लौटती हुई जाएंगी, ये भी हमने पढ़ लिया। ये तो इसका मतलब ये फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। बट अगर सरफेस स्मूथ ना हो तो क्या होगा, माना कि ये सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी तो मैंने कह दिया बिंगो नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिंगो मेडंगल नहीं है, ये है, इसको बोलेंगे सिंपल में, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, इरेगुलर, ठीक है, IRREGULAR सरफेस, इरेगुलर सरफेस बोलेंगे, दिख नहीं रहा शायद, इरेगुलर सरफेस बोलेंगे इसको, जो रेगुलर ना हो। अब यहाँ पे जब डायग्राम दिखाऊंगा तो फिर, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे रे आई, टकराई, लौट गई, यहाँ पे आई, लौट गई, यहाँ पे ऐसे आई इंसिडेंट और ऐसे लौट गई, यहाँ पे ऐसे आई, ऐसे ही लौट गई। तो क्या हम माने कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है या नहीं, क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है या नहीं।
तो बताइए, सोचिए। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कि हाँ, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, दोनों ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। इवन प्लेन मिरर हो, डिफ्यूज मिरर हो, या इरेगुलर सरफेस हो, या स्मूथ सरफेस हो, या स्पेरिकल मिरर हो, या ओवल मिरर हो, कैसा भी सरफेस हो मिरर का, वो हर कोई जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, बट क्या होगा यहाँ पे जो ये टेढ़ा की हो रहा है अपने उसी एंगल में लौट नहीं रखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हर पॉइंट पे उसका नॉर्मल क्या होगा, डिफरेंट होगा, स्ट्रेट नहीं हो सकता हर जगह नॉर्मल, है ना। जहाँ पे लाइट टकराएगी तो नॉर्मल भी वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे तो नॉर्मल स्ट्रेट हर पॉइंट पे मिल रहा है, तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है, रेगुलर पैटर्न यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि नॉर्मल सीधा नहीं है। तो इसका मतलब जो बंदा यहाँ पे देख रहा तो यहाँ पे तो लाइट पड़ी ही नहीं, तो इसको तो लाइट दिखेगी ही नहीं। लाइट तो यहाँ पे जब इंसान खड़ा होगा उसे दिखेगी, यहाँ पे तो लाइट आई, टकराई और गई, तो ये टॉर्च की लाइट जो है सिर्फ इसको दिखेगी, इसको नहीं दिखेगी, है ना। बट यहाँ पे इतना डिफ्यूजन होता है, ठीक है, इतना लाइट रिफ्लेक्ट करती कि कहीं पे से भी लाइट जाए तो हर पॉइंट पे दिखेगी लाइट। ठीक है, इसीलिए जो सरफेस होती है सिनेमा हॉल की, ठीक है, वो इरेगुलर सरफेस बनाते हैं, ताकि कोई चाहे बालकनी में बैठे, चाहे कोई किनारे पे बैठे, कोई सेंटर पे बैठे, हर किसी को मूवी दिखनी चाहिए। वरना क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया वाले को ही मूवी दिखेगी, जैसे हमें नॉर्मल टीवियों में होता है, जितना किनारे पे जाते हैं तो साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे इरेगुलर बनाया जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बस कहीं कहीं पे इसको डिफ्यूज भी बोला जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। क्लियर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर हो सके तो ट्राई करना, ना हो सके तो फिर डिस्कस करेंगे। ये बहुत हमेशा से देता हूँ मैं बच्चों को। दो परपेंडिकुलर मिरर हैं, क्या हैं, दो परपेंडिकुलर मिरर ऐसे लगा दिए। ठीक है, एक लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से टॉर्च है ये समझ लो। ठीक है, ये जब टकराई तो ये मिरर की सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब ये टकराई है तो ये टकराने के बाद यहाँ आई और फिर वापस लौट गई, रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब जब ये जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, मुझे ये बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है। तो आई, टकराई, यहाँ से टकराई, गई, तो बताने की ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गया। लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे आलस दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मुझे ये पता चल गया कि अब इमेज कैसे बनती है। इमेज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इमेज। ठीक है, इमेज क्या होते हैं, इमेज हम देखो जल्दी जल्दी करते हैं। इमेज हमारी 2 टाइप की होती है, रियल एंड वर्चुअल। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, ठीक है, पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं, डिफरेंस भी हो जाएगा। व्हेन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये और रिफ्रैक्टेड से रिफ्रैक्शन में भी हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, बट यहाँ पे चलो रिफ्रैक्शन की बात ही नहीं करते हैं। तो व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे मीट कर जाएं या इंटरसेक्ट कर जाएं, उस पॉइंट पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज कहलाती है। जैसे मान लो 2 रिफ्लेक्टेड रे आई और एक ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी, इस पॉइंट पे मिल गए, तो इसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वर्चुअल क्या होती है, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज डज नॉट मीट, जब 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट ही ना करें तो वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। अब ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं करी तो
क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करते इमेज नहीं बनेगी। क्या इमेज बनेगी, बट उसको हम उसके वर्चुअली अगर हम उसकी लाइंस को ड्रॉ करें, जैसे मान लो दो रेज ऐसे जा रही थी, रिफ्रैक्ट होकर दूर दूर जा रही हैं, तो ये तो कभी मिल ही नहीं सकती कितना ही आगे दिखा दें। तो हम इसको पीछे बैक करके किसी पॉइंट पे मीट कराते हैं, उस पॉइंट पे जो इमेज मानते हैं उसे कहते हैं वर्चुअल। अभी सिर्फ जान लो होती क्या है, ठीक है। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अभी जब हम कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियरली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब दो रे रिफ्लेक्टेड रे कभी मीट ना करें तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, उसको वर्चुअली हमें मीट कराना पड़ता है, ठीक है। याद रखना रियल इमेज क्या होती है, स्क्रीन में फॉर्म हो सकती है, ठीक है। रियल इमेज जो होगी स्क्रीन में फॉर्म हो सकती है, हम इसको स्क्रीन में बना शो कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ये ऑलवेज इनवर्ट, ये ऑलवेज उल्टी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये कैंडल है, तो इमेज जो बनेगी हमारी उसकी ऑब्जेक्ट की उल्टी बनेगी, रियल इमेज, ठीक है। और ये ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट। ये ऑलवेज क्या होती है, दिख नहीं रहा, इरेक्ट। ये ऑलवेज सीधी होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ये इन्वर्टेड होगी, ये इरेक्ट होगी। उसके बाद आता है हमारा क्या, और तो इसमें कुछ जानने का है नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें इतना जान लो कि छोड़ो, मिरर में बताऊंगा। उसके बाद एग्जांपल देखो तो ह्यूमन की जो आँख होती है, इंसान की जो आँख होती है, किसी की भी आँख, ह्यूमन की क्या आँख, सबकी आँख, जो इंसान की आँख में जो इमेज बनती है वो असल में रियल में रिफ्रैक्टेड मीट करती है। इंसान की आँख में जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इसलिए अब इसका मतलब अगर कैंडल सीधी रखी है तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, रेटिना पे उल्टी बनेगी, क्योंकि रियल इमेज तो हमारी ऑलवेज इन्वर्टेड उल्टी होती है, तो इमेज उल्टी बननी चाहिए। बट हमें सब कुछ उल्टा क्यों दिखता है, क्योंकि हमारी स्क्रीन क्या है, हमारी आई की स्क्रीन को रेटिना बोला जाता है, रेटिना। तो इमेज तो हमारी उल्टी बनती है रेटिना में, लेकिन इसको ब्रेन जो कर देता है, इसको उल्टा कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्रॉप कर लेता है, कि जो भी करते हैं वो रोटेट कर लेता है और हमें उल्टा दिखाता है, क्लियर है। तो इंसान की आँख में नहीं, सॉरी, सबकी आँख में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। और मिरर की बात करूं, मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है ऑलवेज। तो मिरर में बनेगी तो इसका मतलब इमेज सीधी बनती है। कभी देखा कि तुमने शीशे में खड़े हो और तुम उल्टे दिख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। शीशे में जैसे तुम खड़े हो तो वैसे ही तुम दिखोगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस याद रखना, पेपर में आ भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, क्लियर है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फाइनली लास्ट प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर में तो मैं बता चुका हूँ कैसे बनता है। अगर किसी ग्लास के किसी एक साइड में कोटिंग कर दी जाए सिल्वर की तो वो कहलाता है प्लेन मिरर। ये नहीं बताऊंगा, मैं सीधे बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनेगी। देखो थोड़ा सा मेरा डायग्राम गड़बड़ हो जाएगी तो सॉरी, हाँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए वैसे। ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल रखी हुई है, यहाँ से लाइट टकराई तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे इनके रिफ्लेक्शन बनेगा और ये वापस लौट जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये याद रखना है दिमाग में, ठीक है। वापस क्या करते हैं, एक लाइन यहीं से ऐसे आई, अब देखो एंगल बढ़ गया है ना, एंगल मान लो 30 डिग्री बन रहा था तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे जो लाइट होगी उतनी ज़्यादा फैलेगी 60 में। यहाँ पे इंसान की हमारी खूबसूरत सी आँख है, ये डायग्राम तो तुम जानते हो, जो इसको देख रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई और लाइट हमारी आँख में पड़ी। अब क्या होगा, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कभी मीट कर सकती है? कभी नहीं ज़िंदगी में। जितना हम फैलाएंगे उतना दूर ये जाती रहेगी, तो इसका मतलब कभी मीट ही नहीं कर सकती। तो रियल इमेज क्या होती थी,
जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराए, इंटरसेक्ट, मीट करे। तो यहाँ पे रियल इमेज तो कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती, लेकिन इमेज तो बनती है मिरर में, है ना। तो इसमें हम इसको वर्चुअली आगे को बढ़ाते हैं, इसको वर्चुअली आगे को डॉटेड से बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ये मीट कर गई। तो इसका मतलब जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्टेड रे या ये रेज मीट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है, याद रखना, ऑब्जेक्ट इमेज। तो इसका मतलब इसकी इमेज जो बनेगी यहाँ बनेगी। और मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी जो अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो होती है क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिरर के फ्रंट में इमेज बनती है, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बनती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज मिरर के फ्रंट से, तो रियल इमेज फ्रंट में बनती है और ये बिहाइंड बनती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो चलो इमेज बन गई, फिर बाकी देखते हैं। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। कहाँ पे से नापी जाती है ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस, तो मिरर की सरफेस से ऑलवेज नापी जाती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। क्लियर है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पिछली बार डीपीएस में पूछा भी गया था हाफेली में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या, इमेज फॉर्म्ड। ये कह देते हैं प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो लिखते हैं वन बाय वन। इमेज जो होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और एकदम सीधी होगी। देखो इमेज तुमको सीधी दिख रही होगी, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, कि ये डॉटेड से हम आगे बना रहे हैं तो ये वर्चुअल इमेज है, तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर। मिरर की सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस इक्वल होगी। मान लो कि ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की दूरी में रखा हुआ है, तो इमेज भी जो है वो 5 मीटर की दूरी में ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की दूरी में रखा हुआ है, तो इमेज भी मिरर से 5 मीटर की दूरी में ही बननी चाहिए, या बनेगी, चाहिए क्या, बनेगी ही, ठीक है। उसके बाद इमेज, तीसरा पॉइंट, इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जितना साइज इमेज का होगा उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का। मैं कहता हूँ कि इमेज जो थी 5 मीटर की थी, जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई कैंडल, 5 सेंटीमीटर की थी, तो इमेज की भी साइज जो होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल रहेगा। और इसमें जानने लायक कुछ है नहीं। हाँ, एक और चीज़ है, ये इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है इसको, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन भी बोला जाता है। मतलब कि इसमें जैसे इमेज तो तुम कहते कि इरेक्ट होती है, तो इन्वर्टेड कैसे हो गई, ये उल्टी नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं बी ऐसे लिख रहा हूँ तो मिरर में जो बी दिखेगा वो ऐसे इन्वर्टेड दिखेगा, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल में इन्वर्ट होगी, ठीक है। अगर मैं एस लिखता हूँ तो यहाँ कैसे दिखेगा, शिट यार, कुछ और सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ क्या, पी लेता हूँ, ये बहुत सिंपल है, तो पी दिखेगा ऐसा, ठीक है। ये लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। इसीलिए एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो अगर आगे चलने वाला इंसान उस एम्बुलेंस में देखेगा, क्योंकि वो मिरर में देख रहा है, तो वो उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ उसको मिरर में सुल्टा दिखेगा, क्योंकि उसे लेटरली इन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से याद कर लो, 1 2 3 4, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में बैठा लो, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। और अगर एक चीज़ और है इसमें, अगर इंसान की पूरी साइज की इमेज हमें देखनी है, ठीक है, अगर इंसान 5 मीटर का है, ठीक है, और उसको पूरी इमेज देखनी है,
तो मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम लेंथ उसको 2.5 मीटर चाहिए, मतलब कि 5 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो कम से कम उसकी आधी हाइट का मिरर तो उसे चाहिए ही, तब वो अपनी पूरी इमेज देख पाएगा। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे मिरर का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मिरर्स वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, बाकी इसको अभी तक तो देखो इतना जितना भी मैंने पढ़ाया है, वैसे जनरली देखा जाए तो ये पूरा क्लास 10th का ही है, नहीं सॉरी, ये क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नया कुछ मैंने बताया नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा तेज तेज भी पढ़ाया है। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, अब आगे जो हम अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे, देखो प्लेन टाइप की, आपने थोड़ा सा और बोर ही कर दिया है। हमने चैप्टर जो करना है वो कैसे करना है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप प्लेन सरफेस, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही चमक जा रहा है, और स्पेरिकल सरफेस करना था। प्लेन में हमने मिरर पढ़ा। ठीक है, अब अगला इसमें रिफ्लेक्शन में है, दो टाइप के, स्पेरिकल में आता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अगर ये चैप्टर 100% कहता हूँ तो ये चैप्टर का ये प्लेन मिरर सरफेस वाला टॉपिक सिर्फ 30% ही है, या 25%, मैक्सिमम जो आता है 70% जो है हमने स्पेरिकल मिरर ही डिस्कस करने हैं। ये थोड़ा नया है तुम्हारे लिए, ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। और हाँ, इसके जो जितने भी डाउट हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक प्रॉपर PDF बना के भेज दूंगा तुमको, क्वेश्चंस दूंगा जो तुम्हें करने होंगे, और स्पीड लेवल में भी इनके कोई अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, और क्या होगा, और वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें करने होंगे। और डाउट्स की बात है तो मैं स्पीड लैब्स में लाइव क्लास कराऊंगा जिसमें हम सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। बस मेरा वो राइटिंग पैड नहीं आया जिससे स्पीड लैब्स में लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उसमें क्लास नहीं चला पा रहा हूँ। तो उसमें क्या करेंगे, हम राइटिंग पैड आ जाएगा तो मेरा सारे डाउट्स भी उसी में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और फिर फर्दर फिर हम आगे लाइव क्लासेस भी चलाएंगे जिसमें उसी समय जितना भी डाउट है वहीं पे क्लियर होते हुए चले। ठीक है, अभी मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पहली बारी में ऐसे कुछ वीडियो लेक्चर बना के डाल रहा हूँ, तो अगर कुछ समझ में ना आए चलो मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की स्पीड लैब्स में, और नहीं होते हैं तो मुझे भेज दीजिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर फिर आगे को।